हेलो। तो हम लोग इकोनॉमिक्स जो है ना उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्री कंडीशन इसके लिए ये है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा हो, आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता हो बैंकिंग के बारे में ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड ज़्यादातर जो है पब्लिक फाइनेंस, और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन हैं इसमें। और आपको आइडिया कुछ होने चाहिए लाइक हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। एंड इसके साथ ही साथ आपको कुछ और भी चीज़ें जैसे ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको रिवाइज अगर नहीं है तो वो आपको अलग से भी करना चाहिए। हालांकि कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कम समय में, और अगर कोई अलग से टॉपिक हमें डिटेल में देखना होगा तो हम अलग से देख लेंगे। बस ये प्रैक्टिस सेशन है जो आने वाले मुझे नहीं पता कितने वीडियोस लगेंगे, 100-200 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इकोनॉमिक्स के कराऊंगा और एक प्लेलिस्ट रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट आपको पता है, जो बॉन्ड की मार्केट होती है। जैसे बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं बैंकर्स बैंक। वैसे ही सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है ना, जो आपने सुन रखा होगा बॉन्ड डिबेंचर्स ना, जहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े आईपीओ लॉन्च किए जाते हैं, तो इसको सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ एक जो है सेबी इसको रेगुलेट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेबी जो है 1992 में सेबी एक्ट आया था। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, साथ ही साथ क्वेसी जुडिशियल बॉडी भी है। मतलब इसके पास जुडिशरी की भी पावर है लेकिन पूरी नहीं है, ठीक है, पूरा जुडिशरी नहीं है, बट इसके पास कुछ ऐसी पावर हैं जो रूल रेगुलेशन एंड पनिशमेंट की, इसलिए इसको क्वेसी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। ये आदेश भी दे सकता है टू रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया ना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं नॉट करेक्ट और क्वांटिटेटिव एजिंग के बारे में है। अब देखो, क्वांटिटेटिव एजिंग अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा अच्छे लेवल की कॉन्सेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क्स इन इंडिया, और कैसे जो मार्केट होती है उसमें पैसे इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आरबीआई होता है, आरबीआई छोटे बैंकों को रेगुलेट करता है, और छोटे बैंक जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ को पैसा देते हैं, और कंपनीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग से लोगों को क्या मिलता है, जॉब मिलता है, फिर लोगों के पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा उनके परिवार में जाता है, फिर डिमांड बढ़ती है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव एजिंग क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अनकन्वेंशनल है। ज़्यादातर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसके कुछ टूल होते हैं। एक टूल होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टूल में क्या होता है कि जैसे सीआरआर का यूज़ करते हैं, एसएलआर का यूज़ करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज़ होता है। इसी तरह से क्वालिटेटिव टूल हैं कि ना, डायरेक्शन देना, मोरल सुएशन करना, इस पर भी क्वेश्चन आ गया आएगा। लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव एजिंग है ना दोस्त, ये ज़्यादातर यूएस के संबंध में होता है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो यूएसए में जो फेडरल टेपरिंग होती है उसके रिस्पेक्ट में यूज़ होता है, खासकर जो वहाँ की जो फेडरल बैंक्स है उसके रिस्पेक्ट में है। तो इंडिया के गवर्नमेंट है उसको कई बार इससे प्रॉब्लम होती है। तो क्वांटिटेटिव एजिंग क्या होती है? ये अनकन्वेंशनल मेथड है। ये अपने आपको समझना है कि ये जो है अपने देश से इसको लेकर फियर रहता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे होता है। तो क्वांटिटेटिव एजिंग में एक ऐसी सिचुएशन है, आप सोच के देखो, ज़्यादातर अपने देश में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बैंक जो हैं वो लो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करो बैंक जो है 3% या 2% ऐसे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और जो हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड कहते हैं भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, बैंकों में पैसा क्यों जमा करेंगे, हमें इतना कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो हाउस होल्ड पैसा अपने पास ही रखते हैं, इसको कहते हैं, ये देखो, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन बोलते हैं। यानी जो पैसा है वो हाउस होल्ड या इन्वेस्टर्स अपने पास ही रखते हैं, बैंक में वो पैसा देते ही नहीं है। तो बैंकों के पास तो बहुत समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैंक लोगों से पैसा लेकर के पैसा घुमाते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, यानी आरबीआई का मतलब देश का कोई भी जो सबसे बड़ा बैंक होता है, खासकर अमेरिका के रिस्पेक्ट में फेडरल बैंक क्या करता है, जो बैंक होते हैं ना उनका एसेट खरीद लेता है। कहता है आप मुझे अपना एसेट दे दो। अब बैंकों के पास जो एसेट होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड। यानी जो क्वांटिटेटिव एजिंग में जो एसेट होता है वो आरबीआई खरीद लेता है,
और आरबीआई खरीदेगा तो आरबीआई बैंकों को पैसा दे देगा, और बैंक ये पैसा किसको दे देंगे? प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनी वाले, उनको देंगे। तो एक तरह से डिमांड को इंक्रीज़ किया जाता है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाएगा, सही है। इट विल लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, ये गलत है, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट्स नहीं होगा भाई, जब आरबीआई कोई पैसा, आप सोचो ना, अगर बैंकों के पास पैसा आएगा तो वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पे थोड़ी देंगे, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है ना, तो ये हायर इकोनॉमी नहीं होगा ना। जब पैसा बैंकों के पास आएगा तो बैंक क्या करेंगे? लो इंटरेस्ट रेट्स पे कंपनीज को देंगे, या मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी लोन लेने जाएगा ना, तो बैंकों का काम तो लोन देने से ही चलता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट्स चलाएंगे। अब सोचो बैंक उस समय भी हायर इंटरेस्ट रेट्स कर देंगे तो कोई उनसे पैसा लेगा नहीं, तो ये वाला गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट, यही सही होगा। इट प्रोपेल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, हाँ ये भी सही है। सोचो कैसे? जब मार्केट में ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो डॉलर के सामने पैसा कमज़ोर हो जाता है, और जब भी पैसा कमज़ोर होता है तो इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है। अब इसको समझाने के लिए 3-4 मिनट लगेगा, बट अगर आपने बेसिक पढ़ा है कि जब भी रुपया कमज़ोर होता है तो जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको फ़ायदा होता है, ये आपको याद रखना है। और जब भी रुपया मजबूत होता है तो एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, बट उसके लिए प्रोडक्शन भी होना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे देश की ये है कि उतनी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग। इट यूजुअली यूज टू एस्केप द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, हाँ ये ऐसी सिचुएशन है जो लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन होता है ना, उससे बाहर करने के लिए ही ये यूज़ होता है, तो ये भी सही हो गया। अब ये है अगला क्वेश्चन है अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो देखो लैफ क्या होता है ना, एक नरसिम्हन कमेटी बनी थी 1998 में, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये एक शॉर्ट टर्म में, मान लो कोई बैंक को बहुत इमरजेंसी है पैसे की, तो जो बैंकर्स बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, वो क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा कैश की प्रॉब्लम को, ये सही हो गया। इट परफॉर्म बाय लोअरिंग रेपो रेट, नहीं ये जो रेपो रेट होता है उसको लोअर इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लोअरिंग रेपो रेट कैसे कर सकता है? आप सोचो ना कि अगर बैंक है, अगर कोई बैंक है, ठीक है, वो उसको पैसे की ज़रूरत है, वो आरबीआई से तुरंत पैसे मांग रहा है, तो क्या आरबीआई उसको सस्ते दाम पे दे देगा? नहीं भाई, तो ये सस्ते दाम पे नहीं देगा। आरबीआई कहेगा इस समय तो मेरे पास मौका है इस बैंक को सबक सिखाने का, क्यों? क्योंकि इससे मैं 2-4% ऐसा पैसा ज़्यादा दे सकता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई कैन कंट्रोल इट इन्फ्लेशन, हाँ ये सही है, इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल हो सकता है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो ये आपको लग जाएगा। नियो बैंक्स क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो 100% ऑनलाइन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे हो जाएंगे? बेशल नॉर्म, ये सब गलत है। बैंक्स हैव बीन मर्ज विद एशियन बैंक्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कंपनी ऑपरेट सोलली, ये देखो तीसरा ऑप्शन है, ऐसे बैंक जो 100% डिजिटली ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने रेजर पे वगैरह का नाम सुना है, हालांकि इंडिया में पूरी तरह से इसको अभी लाइसेंस नहीं मिला है, ओके। तो अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है सीआरआर के बारे में। सीआरआर आपको पता है ना क्या होता है, कि बैंकों के द्वारा कुछ पैसा कैश की फॉर्म में रखा होता है, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ, तो क्या होता है? मे लीड टू इंक्रीज इन विच आर द फॉलोइंग। अगर सीआरआर रेट बढ़ा दिया जाए, आरबीआई अगर बैंकों को कह दे कि आपको 5 रुपये की जगह पे 10 रुपये अपने जेब में रखने हैं, और वो पैसा सिर्फ 10 रखना है, कहीं खर्च नहीं करना है, तो इससे क्या होगा? तो बैंक पैसा कम क्या कर पाएंगे? कम लोन दे पाएंगे लोगों को, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स अर्निंग ऑन सीआरआर बाय बैंक्स, ये भी गलत है। इंक्रीज इन लेंडिंग रेट्स बाय द बैंक, हाँ ये सही है। अगर बैंकों के पास कम पैसा होगा तो बैंक उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर लोगों को क्या करेंगे? देंगे, लेंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे। अब क्या है? हाउ मैनी लैंग्वेज, 100 रुपीज़ का जो नोट है उसमें कितनी लैंग्वेजेस में वो लिखा रहता है, तो इसका आंसर है 17। तो 2 लैंग्वेज तो हो गई, हिंदी इंग्लिश, प्लस 15 और लैंग्वेजेस हैं, वो आप ध्यान में रखना, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है? एक इकोनॉमी है, मान लो एक मार्केट है, इसमें पैसा कितनी बार घूम रहा है, मतलब घूमने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जैसे हम करते हैं ना, कितना यूनिट ऑफ मनी खर्च हो रहा है, तो ये आप समझना कि वेलोसिटी ऑफ मेजरमेंट एट रेट मनी एक्सचेंज इन इकोनॉमी, हाँ ये भी सही है। मनी का जो वेलोसिटी होता है वो
क्या करता है कि एक इकोनॉमी में मनी को एक्सचेंज कैसे किया जा रहा है, राइट, कि पैसे को खर्च कैसे किया जा रहा है, कितना वहाँ पे पैसे को लाइक जो मनी सप्लाई है ना वो किस रेट से हो रही है। दिस इज समथिंग। इफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई वो रिजल्ट इंक्रीज, नहीं ये नहीं है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बोलें कि वेलोसिटी ऑफ मनी अगर आपको निकालना है तो इसकी क्या होता है कि मनी सप्लाई आप इधर कर दो और अब नीचे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर दो, तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है। सॉरी मैं इसको फार्मूला फिर से लिखता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मनी अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दो, जीडीपी कर दो और उसके साथ में कर दो मनी सप्लाई, राइट, ये फार्मूला होता है। तो अगर आप जीडीपी को कांस्टेंट कर दोगे और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर इस इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे गलत लिखा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली वन, विच इज़ नॉट अ क्वान्टेटिव टूल। तो मोरल सुएशन क्या होता है, ये क्वान्टेटिव टूल नहीं है। CRR, SLR, बैंक रेट ये क्वान्टेटिव टूल है। मोरल सुएशन क्या है, ये क्वालिटेटिव है, डायरेक्शन देना, रेगुलेशन करना, सॉरी, ये सब मोरल सुएशन है। रिजर्व मनी, देखो ये क्वेश्चन, ये मैं आपसे खुद आपको ये मेरे समझाने से तो समझ में आ ही जाएगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, ये आप रिवाइज कर लेना, ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा रिजर्व मनी क्या है, क्योंकि ये इसको काफ़ी समझाने में ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला था कि इससे क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स में बेसिक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मनी क्या होता है, ठीक है, कहाँ से। तो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अलग से ही पढ़ना चाहिए, नोट्स में लिखा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। रिजर्व मनी क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स में क्या होता है, कहाँ पे करेंसी यूज़ होता है ना, राइट, कौन सी हार्ड मनी है, कौन सी मनी को इजीली लेंड किया जा सकता है, ठीक है, कौन सी मनी ना, तो कहाँ पे NDTL यूज़ होता है ना, नेट डिमांड एंड डिपॉजिट, ऑल दीज थिंग्स। तो ये आप जो है देख लेना, ओके, इसको कर लेना, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई, ये देखो ये चारों जो लिखे हुए हैं ना, मनी सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एट अ पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्लो का कॉन्सेप्ट, स्टॉक का कॉन्सेप्ट, ये भी याद कर लेना आप। तो ये सारी जो डिफिनीशन है, सप्लाई ऑफ मनी किसको कहते हैं, मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट, ये सही है। स्टॉक्स ऑफ मनी क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ना कितनी मनी की अमाउंट अवेलेबल है, इसको स्टॉक ऑफ मनी कहते हैं। डिमांड ऑफ मनी क्या है, डिज़ायर, देखो डिमांड एंड डिज़ायर यहाँ से भी पकड़ सकते हो आपको, डिमांड एंड सप्लाई वाला जिसने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए और इजी होगा समझना ये। हालांकि ये मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाया ही जाता है। रिजर्व मनी क्या होता है, इट इज़ इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और कॉमर्शियल बैंक। तो ये सारे इसमें सही हैं, राइट। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव कंट्रोल मैथड, ठीक है। क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड क्या होता है, तो ये जो तीनों हैं ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड है। रेगुलेशन करना, मोरल सुएशन करना, डायरेक्शन देना, डायरेक्टिव्स देना, पनिशमेंट देना, या तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्वालिटेटिव टूल होती हैं, बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा यूज़ की जाती हैं। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, जैसे अगर मैं आपको 2 पैसे दूं, 2 नोट दूं, एक नोट काफ़ी उखड़ा हुआ है ना, पुराना है, और एक नया नोट है, तो आप कौन सा नोट पहले ख़त्म करोगे, पहले पुराना वाला नोट। ये इंसानों की फितरत होती है। तो क्या होगा, जो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो गुड मनी को सभी लोग होल्ड करके रख लेते हैं ना, सारे लोग अच्छे अच्छे नोट को, कॉइन्स को रख लेते हैं, तो वो आउट ऑफ सर्कुलेशन ही हो जाता है। तो इसको क्या, ये ग्राहम्स लॉ बोला है ना, थॉमस ग्रेहम्स ने दिया था, ग्रेहम्स ने। तो ये आप याद रखना, ठीक है, ग्रेशम, ओके, थॉमस ग्रेशम। तो वोट विल बी अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा आरबीआई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो छोटे छोटे बैंक है ना, ये भी अपना रेट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। यानी रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई क्या होता है, छोटे बैंकों को पैसा देता है। तो आरबीआई अगर ज़्यादा
इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंकों से, तो बैंक लोगों से भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, सिंपल बात। तो क्रेडिट क्रिएशन विल डिक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था, 1992 में। और नेशनल डिपॉजिटरी ये बना था 96 में। ओके, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। और ये देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं ना, कि जो आपको पता है मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्रिशिल, ये सारी चीज़ें क्या है, अगर आप देखोगे तो इकरा ना, ये आपको देखना है कि ये बना था 1991 में। ठीक है, और बच गया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये 1988 में। सही है, मतलब ये आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये मैं बस, सेबी कब बना था ये आपको पता होना चाहिए। अब बैड बैंक्स के बारे में आपको पता होगा ना, कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, जो बैंकों का ना, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन लेंडिंग, ये भी सही है ना। बैड बैंक्स बने हैं जिनका काम है, जो बैंकों के डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, जो लोग पैसा ले लिए बैंकों से वापस नहीं कर रहे हैं, तो उनको वापस लेने के लिए है। ओके, इट टोक्स और बैड लोन नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू ऑफ लोन्स। हाँ, तो इसमें सारे सही हैं। ठीक है, तो ये बैड बैंक का इतना ही कोशिश है कि भाई बैंक से किसी ने पैसा ले लिया, तो जितना, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है ना, तो बैंकों का जितना पैसा है वो उसको ही क्या करे, बचा के रख पाए, इसी का काम है बैड बैंक का। ठीक है, तो ये देखो क्या है कि ये बैंक, कुछ क्वेश्चन है इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स कराना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसे आ जाते हैं जिसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं अगला चैप्टर कराऊंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये सब तो उसमें फिर से पूरा पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि ये जस्ट इट इज़ अ रनिंग टाइप हो, तो आप ना, मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो आई होप दिस इज़, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये लाइक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब इस्टेब्लिश हुआ। बट हाँ, कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ क्लियर होने चाहिए, जैसे ये बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लेफ क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज़ के क्या रिकमेंडेशन होती हैं, फेड टेपरिंग्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है।